मॉर्निंग गाइस, हाउस माय फेवरेट पीपल डूइंग, या फिर आपका वाला फेवरेट इंटर रिपीट करे तो वेल हाउस माय जूनियर्स डूइंग। आई होप you all are doing super well and busy in your preparation of end semester exams. So here your savior is back with another amazing savior series called as one shot series. तो यार इसमें हम आपको यूनिट वाइज वन शॉट दे रहे होंगे, जिसमें हर एक यूनिट के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस विद कॉन्सेप्ट आपको करवाए जा रहे होंगे। डोंट वरी अगर आपकी रिवीजन का टाइम चल रहा है या फिर आप अभी पढ़ना ही स्टार्ट करो, जिसमें बाकी सारे बच्चे मेरे जैसे होंगे जो भी पढ़ना स्टार्ट कर रहे होंगे, बिकॉज अभी तक तो हम इवेंट्स में, हैंड एग्जाम्स में, मीटअप्स में जाने में बिजी थे, अभी भी टाइम मिला है पढ़ने का। तो लास्ट के 3 से 4 दिनों में इवन दो अगर आप रात को बैठ के भी देख रहे हो ना, तब भी ये बेस्ट वन शॉट प्रूव हो सकती है आपके लिए। और राइट, तो व्हाट वी विल बी डूइंग इज आपको हर एक कॉन्सेप्ट उसके साथ क्वेश्चंस एसोसिएटेड करवाए जा रहे होंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज है। आपको करना क्या है, जस्ट लिख के प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में ही व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, जो आप आराम से ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको नोट्स मिल रहे होंगे, आपको मेंटर्स मिल रहे होंगे, जिसने भी पढ़ाया है वो ट्विटर भी मिल रहा होगा। ऑल्सो एक बहुत अच्छी कम्युनिटी मिल रही होगी जिससे आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। तो नोट्स हो गए, मेंटर से डाउट डिस्कशन हो गई, ट्विटर से आप पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट भी पूछ सकते हो कि यहाँ पे आप क्या बताना चाह रहे थे, अगर नहीं समझ में आया है। ऑल्सो आपके साथ में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं वो सब भी कनेक्टेड हैं। तो 20,000 प्लस की ऑडियंस व्हाट्सएप पे ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो व्हाई नॉट यू ज्वाइन द ग्रुप्स एंड क्लियर योर डाउट्स आराम से। नोट्स भी आपको वहीं पे मिल रहे होंगे। जितने भी टॉपिक्स इस वीडियो में कवर्ड है वो सारे मस्ट डू टॉपिक्स हैं। पूरा का पूरा सिलेबस नहीं करवाया जा रहा है यार, आई सिलेबस इज जस्ट सो खिचपिच। जो सिलेबस में लिखते हैं वो एग्जाम में आता नहीं है, जो एग्जाम में आता है वो इस सिलेबस में लिखते नहीं है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा आपको, वही यहाँ पे पढ़ाया हुआ मिलेगा जो कि आपके एग्जाम में आता है। उन सारे टॉपिक्स की कौन से टाइम स्टैम्प पे क्या टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, लिस्ट भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जा रही होगी। तो आप पर्टिकुलरली उस टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके उस टॉपिक पे भी जंप ऑन कर सकते हैं। छोटा सा टारगेट रखा हुआ है 15,000 सब्सक्राइबर्स का। आई होप यू विल पीपल विल बी हेल्पिंग मी टू कंप्लीट दैट। तो सब्सक्राइब बटन क्लिक कर दो, लाइक कर दो एंड अच्छे से कमेंट भी ड्रॉप करना यार। तुमसे 1 साल बड़ी ही हूँ, ज़्यादा बड़ी नहीं हूँ, तो बिल्कुल से ना प्यारी सी बहन की तरह लेते हुए अच्छी अच्छी चीजें बताना। कोई चीज अगर अच्छी नहीं लगती है तो आप इंप्रूवमेंट भी बता सकते हो। वी विल श्योरली ट्राई टू गेट डन विद दोस थिंग्स ऑल्सो। मुझे पता है मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल रही हूँ क्योंकि ये मेरी क्लास का टाइम है एंड अभी जस्ट इस ब्रेक में आकर के आपको चीजें बताई जा रही हैं। ऑल द बेस्ट गाइज, आराम से करिएगा, एक एक क्वेश्चन आराम से आपको करवाया गया है। ऑल्सो इस वन शॉट के बाद भी ठीक है, ये वन शॉट कैसे बनती होगी, 1.5 से 2 घंटे, 2.5 घंटे की 1 यूनिट की वन शॉट बनती होगी। इफ यू वांट अ कंप्लीट वन शॉट ऑफ ऑल द 4 यूनिट्स इन कंसाइजली 4 to 5 आवर्स, तो आप नीचे ग्रुप का लिंक है उसे भी ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपको एक एक क्वेश्चन पिछले एंड सेमेस्टर का करवाया जा रहा होगा हाथ पे करके एट अ वेरी मिनिमम कॉस्ट। तो वो चीज़ भी आप ज्वाइन कर सकते हो। मैंडेटरी नहीं है, ये वाली यूट्यूब की वन शॉट भी पूरी एसेसिबल है, कंप्लीटली फ्री है। बट हाँ, अगर प्रीमियम कंटेंट चाहिए तो आप उसे भी ले सकते हो। एक 4 से 5 घंटे की वन शॉट को अगर आप 2 से 3 बार देख लेते हो तो कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट हो जाएंगे और एग्जाम में बढ़िया से मार्क्स आ जाएंगे। तो सारे के सारे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। गो थ्रू ऑल द थिंग्स एंड अच्छे से करके आइएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। Hey guys, this is Kazak Saxena here. Let's start our one-shot series, Software Engineering. Software engineering is the process of using a step-by-step and organized way to develop computer programs called software. तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम स्टेप बाय स्टेप और एक ऑर्गेनाइज वे में, एक स्ट्रक्चर वे में अपने प्रोग्राम्स को डेवलप करते हैं, जिसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। जैसे कि सिविल इंजीनियर डिजाइन करते हैं, बिल्ड करते हैं स्ट्रॉन्ग ब्रिजेस को, वो अपना बेस सही रखते हैं, तभी जो उनकी ब्रिजेस और जो बिल्डिंग्स होती है वो टिकाऊ बनती है। ऐसे ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स क्या करते हैं, सबसे पहले अपने जो प्रोग्राम्स का डिजाइन बनाते हैं और उसको रिलायबल बनाते हैं ताकि हम उसको इजीली यूज कर सके और यूजर्स की नीड को मीट कर सकें। इट इन्वॉल्व्स प्लानिंग व्हाट द सॉफ्टवेयर शुड डू। ये प्लानिंग इन्वॉल्व करता है, यानी प्लान करता है कि सॉफ्टवेयर को क्या करना चाहिए, डिजाइनिंग हाउ इट विल वर्क, राइटिंग द कोड, टेस्टिंग इट टू मेक श्योर इट वर्क्स करेक्टली एंड देन मेंटेनिंग और अपडेटिंग इट व्हेन नीडेड। तो ये क्या करता है, ये प्लान करता है कि सॉफ्टवेयर को क्या करना चाहिए, डिजाइन करता है कि वो कैसे वर्क करेगा, कोड को लिखता है, उसको टेस्ट भी करता है और मेक श्योर करता है कि वो करेक्ट काम कर रहा है। प्लस डिप्लॉयमेंट होने के बाद, यानी उसको जब वो उसको ऐप में डाल देते हैं या मार्केट में भेज देते हैं, उसके बाद उसकी अपडेटिंग और मेंटेनिंग का काम भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करता है। This help reduce mistakes, saves times and money, ensure the software is useful and long lasting. तो ये इंश्योर करता है कि जो हमारी मिस्टेक्स है वो कम हो, हमारे टाइम, हमारे मनी सब बचे। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज इम्पोर्टेंट बिकॉज टुडे वी यूज सॉफ्टवेयर इन ऑलमोस्ट एवरीथिंग। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम आजकल
हर जगह सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं, हमें हर जगह, चाहे वो मोबाइल फोन हो, चाहे वो वेबसाइट हो, बैंकिंग हो, हर जगह हमें सॉफ्टवेयर की नीड होती है। तो इसकी अच्छे से डिफाइन देख लेते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग as an engineering branch associated with the development of software product using well-defined scientific principles, method and procedures। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक ऐसी इंजीनियरिंग की ब्रांच है जो कि एसोसिएटेड है, जुड़ी हुई है डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बनाने में यूज करके एक वेल डिफाइंड साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, कुछ रूल्स को यूज करके, मेथड्स को, प्रोसीजर्स को कौन कौन से यूज हो रहे हैं। द आउटकम ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज एन एफिशिएंट एंड रिलायबल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। जो आउटकम होता है हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, एक अच्छा, एक रिलायबल, एक ट्रस्टवर्दी और एक टिकाऊ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट होता है। अब नीड क्या है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की? पहला, सिस्टमैटिक अप्रोच, हेल्प करता है सिस्टमैटिकली डिजाइन करने में, डेवलप करने में सॉफ्टवेयर को। तो हमारे जो प्रोसेस है उसको और प्रिडिक्टेबल बना देता है और मैनेजेबल। यानी सिस्टमैटिक अप्रोच यानी सिस्टमैटिकली डिजाइन करता है कि एक ये लेयर ये होनी चाहिए, ये लेयर वो होनी चाहिए। क्वालिटी एश्योरेंस यानी क्वालिटी को एश्योर करता है, मीट करता है कुछ सर्टेन क्वालिटी स्टैंडर्ड जो हमारी IEEE डिसाइड कर रखा है। IEEE ने कुछ वो वाले क्वालिटी स्टैंडर्ड को, प्लस जो यूजर हमसे चाह रहा है या जो हमसे क्लाइंट जो चाह रहा है, जो जैसी क्वालिटी चाह रहा है उसको एश्योरेंस करता है। कॉस्ट एफिशिएंसी हमारे बजट को क्रिएट करने में हेल्प करता है। स्केलेबिलिटी इंश्योर करता है कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो ग्रोथ को हैंडल करे, चेंज करे यूजर्स की डिमांड और टेक्नोलॉजी, कोई मेजर प्रॉब्लम ना है उसमें। यूजर सेटिस्फेक्शन, जो हमारा यूजर है, जो हमारे उस ऐप को यूज कर रहा है, वो उसको अच्छे से यूज कर सके, उसकी सारी जो नीड्स है वो मीट हो रही हो, वो अच्छे रिलायबल हो, यूजर फ्रेंडली हो हमारा जो भी सिस्टम हम बना रहे हैं। मेंटेनेंस यानी जब हम उसको डिप्लॉय कर देते हैं उसके बाद भी हम कंटिन्यूसली उसके अंदर हम अपडेशन कर रहे हैं, ठीक है, और उसको इम्प्रूवमेंट करते जा रहे हैं जैसे हमारी मार्केट की डिमांड है उसके हिसाब से। रिस्क मैनेजमेंट, जो भी रिस्क आ रहे हैं, जो भी एरर्स आ रहे हैं उनको ठीक करना। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड सॉफ्टवेयर, एक गुड सॉफ्टवेयर का कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से होने चाहिए? जो एक अच्छा प्रोडक्ट है उसको हम तभी जज कर सकते हैं अगर वो ये फॉलोइंग ग्राउंड्स को सेटिस्फाई करता है: ऑपरेशनल, ट्रांजिशनल और मेंटेनेंस। ऑपरेशनल जैसे कि ये हमें बताता है कि कितना अच्छा हमारा सॉफ्टवेयर जो है ऑपरेशंस में वर्क कर रहा है। इसको हम मेजर कर सकते हैं कि उसका बजट क्या है, यूजेबिलिटी क्या है, एफिशिएंसी क्या है, करेक्टनेस कितना करेक्ट है, फंक्शनैलिटी उसकी सही है नहीं है, क्या जो डिपेंडेबिलिटी कितनी है, एक मॉड्यूल एक दूसरे मॉड्यूल पे कितना डिपेंड हो रहा है, सिक्योरिटी, सेफ्टी। और जो ट्रांजिशनल है ये एक्सपेक्ट जो है इंपॉर्टेंट है, जब हमारा सॉफ्टवेयर हम एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे मूव करते हैं, यानी उसको डिप्लॉय करते हैं या कहीं भी पोस्ट करते हैं। उसकी पोर्टेबिलिटी क्या है, इंटरपेरेबिलिटी क्या है, इंटरोपेरेबिलिटी, रीयूजेबिलिटी क्या है और अडेप्टेबिलिटी क्या है। यानी अडेप्टेबिलिटी यानी कि क्या वो अडेप्ट कर पा रहा है जो भी नए चेंजेस आ रहे हैं मार्केट में। रीयूजेबिलिटी, क्या वो सेम जो डिफाइंड है क्या उसको बार बार यूज कर रहा है या क्या वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड चीजें यूज कर रहा है या नहीं कर रहा है। इंटरऑपरेबिलिटी यानी वो काफी सारी जो न्यू प्रोग्राम्स है उन सबको मिक्स करके बना हुआ है नहीं है। मेंटेनेंस ये एक्सपेक्ट करता है ब्रीफली हमें कि जो सॉफ्टवेयर है उसके पास कैपेबिलिटीज है उसको मेंटेन करने की विद चेंजिंग एनवायरमेंट, जैसे कि मॉड्यूलरिटी, मेंटेनेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, स्केलेबिलिटी। तो इन शॉर्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक ऐसी ब्रांच है कंप्यूटर साइंस की जो यूज करती है एक वेल डिफाइंड इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, और क्या करती है, प्रोड्यूस करती है एक एफिशिएंट, ड्यूरेबल, स्केलेबल, बजट एंड ऑन टाइम सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मेन काम क्या है, वो क्या करता है, एक रिलायबल प्रोडक्ट, एक इफिशिएंट प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करता है। नेचर ऑफ सॉफ्टवेयर, तो जो नेचर है सॉफ्टवेयर का वो बहुत ज्यादा चेंज हुआ है काफी ईयर्स में। जैसे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर सॉफ्टवेयर कम अंडर दिस कैटेगरी लाइक कंपाइलर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, एडिटर, ड्राइवर एक्सेट्रा।
तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, जैसे कि जो कंपाइलर्स होते हैं हमारे, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं, एडिटर्स होते हैं, ड्राइवर्स होते हैं। बेसिकली ये किसका कलेक्शन होते हैं, प्रोग्राम्स का, जो कि सर्विस प्रोवाइड कराते हैं अदर प्रोग्राम्स को। कंपाइलर क्या करता है, हमारे कोड को कंपाइल करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो पूरे कोड को हैंडल करता है। ये सब क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो सिस्टम के पार्ट है। रियल टाइम सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, जो यूज करते हैं मॉनिटर करने में, कंट्रोल करने में और एनालाइज करने में जो रियल वर्ल्ड इवेंट है। एग्जाम्पल में भी सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड फॉर वेदर फोरकास्टिंग, ठीक है। तो जो रियल टाइम के साथ जो चेंजेस हो रहे हैं उनको हैंडल करने में हम ये वाला सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, जैसे कि वेदर फोरकास्टिंग। Such software will gather and process the status of temperature, humidity and other environmental parameter to forecast the weather. तो ऐसे सॉफ्टवेयर क्या करेंगे, वो गैदर करेंगे इंफॉर्मेशन, स्टेटस क्या है टेम्परेचर की, ह्यूमिडिटी की और अदर एनवायरमेंटल पैरामीटर्स क्या है, ताकि वो वेदर को फोरकास्ट कर सके। एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो रीड ओनली मेमोरी ऑफ द प्रोडक्ट होते हैं और कंट्रोल करते हैं वेरियस फंक्शन ऑफ द प्रोडक्ट, यानी मेमोरी रिलेटेड हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं। ज्यादा नीचे चले गए। तो नेक्स्ट है हमारे पास बिजनेस सॉफ्टवेयर। ये लार्जेस्ट एप्लीकेशन एरिया है। जो सॉफ्टवेयर है वो डिजाइन करता है बिजनेस एप्लीकेशन को, बिजनेस सॉफ्टवेयर को, अकाउंट मैनेजमेंट। इट में ऑल्सो बी अ डेटा वेयर हाउसिंग टूल विच हेल्प अस टू टेक डिसीजन बेस्ड ऑन अवेलेबल डाटा। तो बिजनेस सॉफ्टवेयर क्या करता है, बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर, ये भी न्यू है मार्केट में और बहुत ज्यादा ट्रेंड पे है। ये यूज करता है नॉन न्यूमेरिकल एल्गोरिथम, ताकि वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर सके। सॉफ्टवेयर मिथ्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर सॉफ्टवेयर मिथ्स? सॉफ्टवेयर मिथ्स क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर मिथ्स आर फॉल्स बिलीव्स और मिसअंडरस्टैंडिंग अबाउट हाउ सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड एंड मेंटेन। तो सॉफ्टवेयर मिथ्स क्या होते हैं? ये एक फॉल्स बिलीव होता है, यानी एक अंधविश्वास, जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, जो कभी कभार सॉफ्टवेयर जो डेवलप कर रहे हैं या जो क्लाइंट होते हैं या जो कस्टमर्स होते हैं उनके माइंड में हो जाती है। तो ये जो मिथ्स क्या कर सकते हैं, ये कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, हमारी पुअर प्लानिंग हो सकती है इससे, और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन हो सकते हैं हमारे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में, जो हमें नहीं चाहते। बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है इन सॉफ्टवेयर मिथ्स की वजह से। तो कौन कौन से सॉफ्टवेयर मिथ्स हैं? वंस द सॉफ्टवेयर इज बिल्ट द जॉब इज डन। एक बार सॉफ्टवेयर अगर बिल्ट हो गया तो हमारा काम हो गया। ये क्या होती है, ये एक डेवलपर के अंदर मिथ होती है कि अगर हमने एक सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम कर दिया तो हमारा काम खत्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता। ट्रुथ क्या है, जो सॉफ्टवेयर है उसको अपडेट्स चाहिए होती है, उसको फिक्सेस करना पड़ता है, उसमें इंप्रूवमेंट चाहिए होती है। क्यों? हमें मेन है उसमें अपडेशन चाहिए होती है। जो हमारी करंट जो मार्केट की डिमांड है उसके हिसाब से हमें उसको मेंटेन करना पड़ता है। जो मेंटेनेंस है वो एक बिग पार्ट है सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल का। सेकेंड, एडिंग मोर पीपल टू अ लेट प्रोजेक्ट विल स्पीड इट अप। तो ये क्या होती है, जो मैनेजमेंट होते हैं, मैनेजमेंट वाले क्या करते हैं, क्या कहते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट बहुत डिले चल रहा है तो हम नए लोगों को हायर कर लेते हैं, इससे हमारा जो प्रोजेक्ट है वो और जल्दी हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर हम नए पीपल को हायर करेंगे तो उनको सबसे पहले तो टाइम लग जाएगा प्रोजेक्ट के बारे में लर्न करने में, प्लस हमें उनको समझाना पड़ेगा पूरे प्रोजेक्ट की डिटेलिंग की, जिससे क्या होगा, हमारा जो प्रोजेक्ट है वो स्लो हो जाएगा इंस्टेड ऑफ स्पीड इट अप। सॉफ्टवेयर कैन बी चेंज इजिली एट एनी टाइम। ठीक है, तो जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं वो ज्यादातर उनको लगता है कि सॉफ्टवेयर को हम कैसे भी चेंज कर सकते हैं, कभी भी किसी भी टाइम पे हम चेंज कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं होता। अगर चेंजिंग सॉफ्टवेयर लेटर इन डेवलपमेंट कैन बी वेरी कॉस्टली, ये बहुत कॉस्टली भी हो सकता है और रिस्की भी हो सकता है। अगर हम बीच में कुछ ऐसा चेंजेस ला रहे हैं जिससे हमारा पूरा प्रोडक्शन ही, जो हमारा पूरा सिस्टम है वही फेल हो जाए। फोर्थ है हमारे पास, द कस्टमर नोज एग्जैक्टली व्हाट दे वांट। ठीक है, तो कभी कभार क्या होता है, डेवलपर्स जो होते हैं उनको ये मिथ होता है कि जो हमारा क्लाइंट है उसको पता है कि उसको क्या चाहिए। तो कस्टमर क्या आता है, वो खुद ही समझ नहीं पाता और वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि उनको स्टार्ट में क्या चाहिए। इसलिए रिक्वायरमेंट गैदरिंग इंपॉर्टेंट होती है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज जस्ट राइटिंग कोड। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कैसे, हमने कोड लिख दिया, हमारा प्रोग्राम चल गया तो ये बस हो गया। तो ट्रूथ ये नहीं होता। ये सिर्फ कोडिंग जो है वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये सिर्फ एक पार्ट है। ठीक है, इसकी प्लानिंग, इसकी प्रॉपर डिजाइनिंग, इसकी टेस्टिंग और डिबगिंग, डॉक्यूमेंटेशन, ये सब इम्पोर्टेंट है एक अच्छे वेबसाइट, एक अच्छे ऐप को लॉन्च करने के लिए। अ गुड प्रोग्रामर कैन राइट सॉफ्टवेयर विदाउट बग्स। ये भी मिथ होता है कि एक अच्छा प्रोग्रामर वही है जो विदाउट बग्स, विदाउट एरर्स के साथ काम करे।
ट्रुथ ये है कि नो वन कैन राइट परफेक्ट कोड एवरी टाइम। कोई भी इंसान पूरा कोड एक साथ नहीं लिख सकता बिना एरर्स के, और अगर एरर्स ही नहीं होंगे तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारा प्रोग्राम सही जा रहा है या नहीं जा रहा है। हमें टेस्टिंग जरूरी है फाइंड और फिक्स बग्स करने के लिए। द सूनर द प्रोजेक्ट इज स्टार्टिंग द सूनर इट विल बी फिनिश। जितनी जल्दी हम प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगे, जितनी जल्दी हम कोड को लिखना शुरू कर देंगे, बाद में क्या होगा वो और जल्दी खत्म हो जाएगा। ट्रुथ क्या है? विदाउट प्रॉपर प्लानिंग रशिंग इनटू कोडिंग कैन कॉज मिस्टेक्स दैट डिले द प्रोजेक्ट इन द लॉन्ग रन। तो क्या होता है, अगर हम विदाउट प्लानिंग हम अपने प्रोजेक्ट शुरू कर दिया, हमने कोडिंग शुरू कर दिया, ना हमारे पास डिजाइन है, ना हमें पता है कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो हम क्या करेंगे, ये और हमारा बर्डन बढ़ा देगा और हमारा प्रोजेक्ट जो है बहुत डिलेड हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लेयर्स। तो लेयर्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है, मेनली 4 मेन लेयर्स होती है, जो ईच लेयर है वो हेल्प करती है एक गुड वर्किंग सॉफ्टवेयर बनाने में। कौन कौन सी लेयर्स होती हैं? टूल्स लेयर सबसे पहले होती है। टूल्स लेयर, ये टूल्स आर द प्रोग्राम्स वी यूज टू बिल्ड सॉफ्टवेयर। हम इन टूल्स का यूज करके हम अपने सॉफ्टवेयर को, अपने प्रोग्राम को बिल्ड करते हैं। जैसे कि जो एडिटर्स होते हैं, जैसे कि VS कोड, ठीक है, पाइचार्म हो गया, टेस्टिंग टूल्स डिबगिंग के लिए, और कंपाइलर्स। सेकेंड है हमारे पास मेथड्स लेयर। ये होते हैं मेथड आर द स्टेप्स एंड टेक्निक्स वी फॉलो टू डिजाइन एंड बिल्ड सॉफ्टवेयर। ये हम कुछ टेक्निक्स हैं, कुछ ऐसे प्रोसेस है जो हम यूज करते हैं ताकि हम डिजाइन कर सके और अपने सॉफ्टवेयर को बिल्ड कर सके। जैसे कि डायग्राम बनाना, कोड को स्टेप्स में लिखना, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को यूज करना। ये क्या होती है, मेथड लेयर। हम एक मेथड यूज कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अपना कोड लिखने के लिए। थर्ड है हमारे पास प्रोसेस लेयर। प्रोसेस क्या होता है, प्लानिंग द वर्क इन एन ऑर्गेनाइज वे। अपने वर्क को ऐसे प्लान करना कि वो बिल्कुल ऑर्गेनाइज वे में हो, एक स्ट्रक्चर वे में हो। ये हमें बताता है कि हमें पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, और फिर लास्ट में क्या करना है। हम इसके लिए क्या करते हैं, हम एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल या एक एजाइल प्रोसेस को यूज करते हैं। क्वालिटी फोकस लेयर, ये लेयर मेक श्योर करती है कि जो सॉफ्टवेयर है वो अच्छा है, अच्छे से काम कर रहा है, और कुछ फ्यूअर्स बग्स है उसके अंदर। ठीक है, ये हमारे जो प्रोग्राम है उसकी क्वालिटी पे फोकस करता है। हम सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं क्या जो यूजर जो हमसे डिमांड कर रहा है, क्या वो उसको फुलफिल कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। इन शॉर्ट एक समरी देख लेते हैं। लेयर्स क्या क्या होती है, टूल्स लेयर, मेथड लेयर, प्रोसेस लेयर और क्वालिटी फोकस लेयर। टूल्स लेयर जो प्रोग्राम्स होते हैं जो हमें हेल्प करते हैं एक सॉफ्टवेयर बनाने में। मेथड स्टेप्स एंड रूल्स जो हम उसको राइटिंग में यूज करते हैं सॉफ्टवेयर की। प्रोसेस हम प्लान कौन सा फॉलो कर रहे हैं स्टार्ट टू फिनिश तक। क्वालिटी कि जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो करेक्ट है, रिलायबल है और यूजफुल है। अब कुछ टॉपिक्स हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से रिलेटेड। सॉफ्टवेयर प्रोसेस। सॉफ्टवेयर प्रोसेस is the structured set of activities required to develop a software system from start to finish। तो सॉफ्टवेयर प्रोसेस एक स्ट्रक्चर सेट होता है एक्टिविटीज का जो हमारी हेल्प करता है, हमें देता है डेवलप करने में सॉफ्टवेयर सिस्टम फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। यानी ये हमें एक स्ट्रक्चर्ड वे प्रोवाइड करता है, एक रास्ता दे देता है, एक मैप दे देता है कि हमें अपना जो सॉफ्टवेयर है वो कैसे बिल्ड करना है फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। ये हेल्प करता है, इंश्योर करता है कि जो सॉफ्टवेयर है वो एफिशिएंटली बिल्ड हो रहा है, करेक्ट है और वो मीट कर रहा है यूजर की नीड्स को। ठीक है, आप हर जगह ये वाली लाइन जरूर देखोगे क्योंकि मेन हम कोई भी सॉफ्टवेयर, हम कोई भी प्रोग्राम क्यों बनाते हैं, ताकि हम यूजर की नीड्स को मीट कर सके। मेन स्टेप क्या होता है सॉफ्टवेयर प्रोसेस में, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, यानी सबसे पहले जो भी हमें चाहिए उसको समझना और उसके इकट्ठा करना। डेफिनेशन देखते हैं। अंडरस्टैंडिंग व्हाट द क्लाइंट और यूजर नीड्स फ्रॉम द सॉफ्टवेयर, कि क्या जो क्लाइंट है क्या वो समझ रहा है, अंडरस्टैंड कर पा रहा है, जो यूजर जो है नीड कर रहा है फ्रॉम द सॉफ्टवेयर पे। हमें अच्छे से समझना है कि यूजर क्या चाह रहा है वो, और जो क्लाइंट है वो हमसे क्या बनवाना चाह रहा है, और यूजर क्या चाहता है, वो कौन सी डिमांड को मीट करवाना चाहता है, ये अच्छे से समझना। दिस इंक्लूड्स कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन, यानी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, डिस्कस करना एक्सपेक्टेशंस को, डॉक्यूमेंटिंग करना, फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट को देखना। एग्जाम्पल, एक जो कंपनी है wants an app to manage employee attendance, वो चाहती है कि एक ऐप बने जिससे एम्प्लॉय की अटेंडेंस जो है मैनेज हो सके।
तो हमने एचआर से बात करी और ये फाइंड आउट किया कि क्या फीचर्स उनको चाहिए, जैसे कि चेक इन चेकआउट के, लीव ट्रैकिंग एंड रिपोर्ट। यानी हमने एचआर से बात करी, उससे पूरी इंफॉर्मेशन ली कि उसको कैसा फीचर चाहिए, कि उसको चेक इन चेकआउट में कैसे फीचर चाहिए, यानी डिटेल अंडरस्टैंडिंग हमने ले ली। तो ये क्या हुआ, रिक्वायरमेंट गैदरिंग। डिजाइन प्लानिंग, हाउ द सॉफ्टवेयर विल वर्क इंक्लूडिंग सिस्टम आर्किटेक्चर, यूजर इंटरफेस, डेटा फ्लो एंड डेटाबेस स्ट्रक्चर। तो प्लान करना कि अब हमने इंफॉर्मेशन ले ली, अब हम प्लान करेंगे कि हमारे सिस्टम के आर्किटेक्चर में क्या क्या होना चाहिए, हम क्या यूज करेंगे, क्या उसका यूआई होगा, कौन सा उसमें डेटा फ्लो होगा, ठीक है, कौन सा हम डेटाबेस स्ट्रक्चर, कौन से डीएससी एल्गोरिथम हम यूज करेंगे, ये सब हम डिजाइनिंग में करते हैं। यानी कि एक ब्लूप्रिंट बना लेना, एक टेम्पलेट बना लेना बिफोर बिल्डिंग हाउस, यानी अपने सॉफ्टवेयर को बनाने से पहले उसका एक रफ स्केच बना लेना। एग्जाम्पल देखते हैं, क्रिएटिंग वायर फ्रेम्स फॉर द अटेंडेंस ऐप इंटरफेस एंड प्लानिंग हाउ डेटा लाइक एम्प्लॉय नेम्स एंड लॉगिन टाइम्स विल बी स्टोर्ड एंड प्रोसेस। तो यानी एक सिंपल सा यूआई आपने बना लिया, उसकी मैपिंग कर ली, ठीक है, और प्लानिंग की जैसे एम्प्लॉय के नेम्स, लॉगिन टाइम्स कैसे स्टोर्ड होंगे, प्रोसेस्ड होंगे। कोडिंग यानी इम्प्लीमेंट करना, एक्चुअल कोड को राइट करना एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके। डेवलपर क्या करते हैं, बिल्ड करते हैं फीचर्स, कनेक्ट सिस्टम और क्रिएट करते हैं वर्किंग सॉफ्टवेयर को। एग्जांपल, एक डेवलपर क्या करता है, पाइथन और जावा स्क्रिप्ट में कोड लिखता है, लॉगिन सिस्टम बनाता है और डैशबोर्ड बनाता है उस अटेंडेंस ऐप के लिए। टेस्टिंग, चेक करना सॉफ्टवेयर को एरर्स के लिए, बग्स के लिए और कोई भी इश्यूज के लिए, ताकि बाद में जब भी हम ये ऐप डिप्लॉय करें उसमें कोई दिक्कत ना आए, हमें पहले से पता हो कि कहाँ वो एरर्स दे रहा है, कहाँ वो बग्स आ रहे हैं और पहले से उसको ठीक कर लेना। टेस्टिंग ये होती है। दिस स्टेप इंश्योर द सॉफ्टवेयर वर्क एज इंटेंडेड एंड मीट ऑल द रिक्वायरमेंट। ये जो स्टेप है वो इंश्योर करता है कि जो सॉफ्टवेयर है जैसा हम चाह रहे हैं, जैसा क्लाइंट हमसे चाह रहा है, वो सारी रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहा है। टेस्टर चेक इफ द ऐप करेक्टली रिकॉर्ड अटेंडेंस एंड जनरेट एक्यूरेट रिपोर्ट्स। तो एक टेस्टर क्या करता है, चेक करता है कि जो ऐप है वो सही से रन कर रही है, क्या वो एक्चुअल रिपोर्ट जनरेट कर रही है। ये ऑल्सो टेस्ट करता है लॉगिन एरर्स और सिस्टम क्रैशेस को। डिप्लॉयमेंट, रिलीज करना फिनिश सॉफ्टवेयर के यूजर्स के साथ, यानी डिप्लॉय कर देना किसी प्लेटफॉर्म के अंदर। ये दिस कुड बी अपलोडिंग अ वेब पेज टू अ सर्वर और पब्लिशिंग अ मोबाइल ऐप टू द ऐप स्टोर और प्ले स्टोर। जैसे कि हम एक मोबाइल ऐप जो है प्ले स्टोर पे होती है जिससे आप डाउनलोड कर सकते हो, उसको यूज करते हो, ऐसे ही डिप्लॉय कर देना। एग्जाम्पल, जो अटेंडेंस ऐप है उसको हमने ऑनलाइन होस्ट किया है और या फिर उसको हमने कंपनी के जो इंस्टॉल सिस्टम है उसके अंदर इंस्टॉल किया है। मेंटेनेंस, उसमें अपडेट करते रहना। मेंटेनेंस क्या होता है, अब आपकी जो ऐप है वो तैयार हो चुकी है लेकिन फिर भी उसको बार बार अपडेट करना, उसमें बग्स फिक्स करते रहना, उसमें न्यू फीचर्स ऐड करते रहना ताकि जो सॉफ्टवेयर है वो इन यूज रहे। ठीक है, तो मेंटेनेंस क्या करता है, वो सॉफ्टवेयर को यूजफुल ओवर टाइम बनाता रहता है। आफ्टर लॉन्च एचआर रिक्वेस्ट अ न्यू फीचर टू ट्रैक ओवर टाइम हायर्स। ठीक है, तो अब जब हमने ये प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया तो एचआर ने रिक्वेस्ट की कि इसके अंदर हमें एक नई फीचर ऐड करना है, क्या, ओवर टाइम हायर्स का। तो ये क्या हुई, अपडेशन। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट क्या होता है, A software project is the temporary effort to develop a specific software solution. तो हम एक temporary effort लगाते हैं डेवलप करने में कुछ स्पेसिफिक सॉल्यूशन को, यानी हमारे पास कोई प्रॉब्लम होती है उसका हम सॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। ठीक है, एक डिफाइंड टाइम फ्रेम में, यानी जो गिवन टाइम है उसमें, गिवन बजट में और उसके स्कोप के साथ। इट इन्वॉल्व्स प्लानिंग, उसको प्लान करना, डिजाइन करना, कोड करना, टेस्ट करना और डिलीवर करना सॉफ्टवेयर को क्लाइंट के पास। की फीचर्स क्या है, इसके एक स्टार्ट और एंड डेट होती है। ये मैनेज करता है यूजिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स, मे रिजल्ट इन वन और मोर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स। जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स है वो एक और दो बन सकते हैं। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट क्या हो गया कि आपको एक टाइमलाइन के साथ आपको एक प्रॉब्लम दी गई है, आपको उसके सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है। ठीक है, एग्जाम्पल, a company hires a team to build a custom e-commerce website for their business. तो एक कंपनी ने एक टीम को हायर किया कि वो एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाए उनके बिजनेस के लिए। इस टीम ने वर्क किया 6 महीने के लिए और कंप्लीट की साइट और उसको हैंड ओवर किया। तो ये क्या हुआ हमारे पास, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट।
सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट क्या होता है? जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है वो एक एक्चुअल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है और सिस्टम है जो कि डेवलप्ड है, डिलीवर्ड है और यूज हो रही है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर प्रोसेस का जो रिजल्ट हुआ, जो सॉफ्टवेयर प्रोसेस को हमने यूज, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को यूज करके जो हमने बनाया उसको हम क्या कहेंगे? सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट कहेंगे। ठीक है, ये क्या है? ये एक्चुअल प्रोजेक्ट है, ये एक्चुअल कुछ एप्लीकेशन सिस्टम है जो डेवलप्ड हुई है और जो डिलीवर्ड हुई है। इसको हम बेच भी सकते हैं, बांट भी सकते हैं और कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज भी कर सकते हैं। की फीचर्स क्या है? इसको हम रिपीटली यूज कर सकते हैं बाय डिफरेंट यूजर्स, मे बी कमर्शियली अवेलेबल और फॉर इंटरनेट यूज, मेंटेन एंड अपडेटेड ओवर टाइम। हमें साथ साथ इसको मेंटेन और अपडेट करना पड़ता है। एग्जाम्पल, Microsoft Word और Google Chrome are software products, application developed and continuously improved over time. Relationship, जो एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट है वो एक प्रोसेस होता है और जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है वो इस प्रोसेस का रिजल्ट है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, SDLC। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जो हम यूज करते हैं डिजाइन करने के लिए, डेवलप करने के लिए, टेस्ट करने के लिए और मेंटेन करने के लिए सॉफ्टवेयर को। ये हमें प्रोवाइड करता है एक स्ट्रक्चर अप्रोच जिससे हम सिस्टम को बना सकते हैं और इंश्योर कर सकते हैं यूजर्स की रिक्वायरमेंट को। तो नीड क्यों होती है? ये एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच प्रोवाइड करता है, हमारी क्वालिटी इंप्रूव करता है। हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो रिलायबल होता है, एरर फ्री होता है, रिड्यूस रिस्क, हम प्रॉब्लम्स को पहले ही आइडेंटिफाई कर लेते हैं ताकि जो ड्यूरिंग जो हमारा प्रोडक्ट है उसके यूज टाइम पे वो रिस्क कोई भी ना आए। हम बजट को कंट्रोल करते हैं, टाइम को कंट्रोल करते हैं। इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन, बेटर कोलैबोरेशन को इंश्योर करता है अमंग डेवलपर्स, टेस्टर्स। जो भी डेवलपर टेस्टर्स है वो सीखते भी हैं। हम इंश्योर करते हैं कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को। तो ये है लाइफ साइकिल, इसके स्टेजेस हैं। प्लान करना, रिक्वायरमेंट एनालिसिस को, वही इंफॉर्मेशन को गेन करना। ठीक है, फिर जो रिक्वायरमेंट्स है उसको और बांटना पार्ट्स में, उसको अच्छे से और दोबारा समझना। फिर सॉफ्टवेयर को डिजाइन करना। ठीक है, डिजाइन यानी कि उसको डॉक्यूमेंटेशन कर देना, नॉलेज रखना, एनालाइज करना, डिजाइन क्या होगा सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट का वो बनाना। डेवलप करना प्रोजेक्ट को यानी कोड लिखना, एक्चुअल प्रोग्रामिंग करना। ठीक है, जो डेवलपर्स है वो कोडिंग करेंगे, गाइडलाइंस जो कि डिस्क्राइब बाय मैनेजमेंट एंड प्रोग्रामिंग टूल्स जैसे कि यूज करेंगे, जैसे कि कंप्यूटर कंपाइलर, इंटरप्रेटर, डिबगर्स एक्सेट्रा। फिर टेस्टिंग करना, जो हमारा प्रोजेक्ट रेडी हो जाए कि कोई एरर्स वगैरह तो नहीं है, कोई बग्स तो नहीं है, अगर वो आ रहे हैं तो उनको ठीक करना। फिर टेस्टिंग करने के बाद उसको डिप्लॉय कर देना। डिप्लॉयमेंट यानी जो भी जहां भी डिप्लॉय करना हो, प्ले स्टोर पे करना हो या जहाँ कंपनी की वेबसाइट है उस पे करना हो। मेंटेनेंस यानी एक बार डिप्लॉयमेंट हो जाए उसके बाद भी उसको अपडेट करते रहना, उसके अंदर चेंजेस करते रहना। ये क्या होती है? मेंटेनेंस। तो ये होती है हमारे पास SDLC, कभी कभार आ जाती है। सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स। तो सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स क्या होते हैं? ये एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच है जो कि हमें गाइड करती है डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर पे। ये हमें एक रोड मैप प्रोवाइड करती है प्लानिंग करने के लिए, स्ट्रक्चरिंग करने के लिए और प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए जो भी हमें डेवलप करना है। यानी जो हम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जो भी हम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसमें हम क्या कर रहे हैं? अभी तक हम एक प्रोसेस के बारे में पढ़ रहे हैं कि हम प्रोसेस यूज करेंगे, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, डिप्लॉयमेंट वगैरह सब। तो ये प्रोसेस को हम इन मॉडल्स द्वारा डिफाइन करते हैं। हम कुछ मॉडल्स यूज करते हैं इन प्रोसेसेस के लिए। ठीक है, तो हमारे पास पहला है जेनरिक प्रोसेस मॉडल। अब जेनरिक प्रोसेस मॉडल एक हाई लेवल फ्रेमवर्क है, एक स्ट्रक्चर है जो कि डिस्क्राइब करता है बेसिक स्टेप्स जो भी इन्वॉल्व होते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। ये एक फाउंडेशन की तरह काम करता है, यानी ये बेस होता है पूरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मेथोलॉजीज का। जैसे कि इसमें कौन कौन से मॉडल्स होते हैं? वाटरफॉल, LP, अगाइल। ये आउटलाइन करता है एसेंशियल एक्टिविटीज जो कि कॉमन होते हैं मोस्ट डेवलपमेंट प्रोसेस में। ठीक है, तो उसमें कुछ फेजेस होते हैं वो देख लेते हैं। जेनरिक प्रोसेस मॉडल की कम्युनिकेशन, सबसे पहले अंडरस्टैंड करना और गैदर करना रिक्वायरमेंट स्टेक होल्डर से।
मीट करना है क्लाइंट से, डिस्कस करना कि फीचर्स कौन कौन से हमें यूज करने मोबाइल ऐप में, प्लानिंग, एस्टिमेट करना कि टाइम क्या लगेगा, कॉस्ट क्या होगी, रिसोर्सेज कौन कौन से हमें यूज करेंगे, कहाँ से लेके आएंगे, एक प्रोजेक्ट टाइमलाइन बना देना, साइन कर देना रोल्स को टीम मेंबर्स से, मॉडलिंग, डिजाइन करना स्ट्रक्चर को सॉफ्टवेयर सिस्टम पे लॉजिकली और फिजिकली भी, कि फिजिकल यानी कि क्या यूआई होगा, लॉजिकल यानी कि हम कौन कौन से उसमें प्रोसेस, कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर हम यूज कर सकते हैं, फ्लो चार्ट बना देना, आर्किटेक्चर डायग्राम डिजाइन करना डेटाबेस को, कंस्ट्रक्शन, एक्चुअल डेवलपमेंट यानी कोडिंग करना और टेस्टिंग करना, यानी ऐप के अंदर कोड राइट करना, उसमें फिक्स करना बग्स को, डिप्लॉयमेंट, फाइनल प्रोडक्ट को डिलीवर कर देना। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है कम्युनिकेशन, प्लानिंग, मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन, डिप्लॉयमेंट। ये क्या होता है, एक जेनरिक प्रोसेस मॉडल जो होता है इसके अंदर, मतलब हर मॉडल्स के अंदर जो भी होते हैं इसके अंदर ये स्टेप्स तो जरूर होते ही होते हैं। वाटरफॉल मॉडल, एक वाटरफॉल मॉडल क्या होता है, वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड मोस्ट ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल्स है, यानी ये बहुत पहले से है, मतलब मान लो जेनरिक की बात ही बना था, जेनरिक को लेके ही बना था। ये लीनियर और सिक्वेंशियल अप्रोच को लेता है, जिसमें जो ईच फेज है वो कंप्लीट होनी चाहिए बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप, यानी कि जो इसके स्टेप्स है, जो स्टेप्स है, ठीक है, जब तक आपका ये स्टेप कंप्लीट नहीं हो जाता आप दूसरे स्टेप पे नहीं जा सकते। जैसे कि वाटर क्या करता है, फ्लो डाउन करता है एक वाटरफॉल में फेस क्या है वाटरफॉल मॉडल के, रिक्वायरमेंट गैदरिंग एनालिसिस, मोस्टली जितने भी मॉडल्स है उसके अंदर जो प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं, बस थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं। कलेक्ट करना डॉक्यूमेंट को, ऑल यूजर रिक्वायरमेंट्स को, एग्जांपल अंडरस्टैंड करना कि क्लाइंट वांट्स अ स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, कि क्लाइंट क्या चाहता है एक स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम में, क्या रिकॉर्ड्स होने चाहिए, अटेंडेंस एंड फीस ट्रैकिंग, यानी रिक्वायरमेंट्स यानी सारी जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो उसको कलेक्ट कर लेना। सिस्टम डिजाइन, आर्किटेक्चर को प्लान करना, सॉफ्टवेयर को डिजाइन करना कि मतलब क्या यूआई होना चाहिए उसका, हम क्या रखेंगे, कहाँ क्या रखेंगे, ये सब डिजाइनिंग देख लेना, ये होती है सिस्टम डिजाइनिंग। जैसे कि डेटाबेस स्कीमास क्रिएट कर देना, इंटरफेस वही यूआई बना देना, सिस्टम फ्लो डायग्राम्स, इम्प्लीमेंटेशन यानी कोडिंग करना, यहाँ पे कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लेके डेवलपर्स क्या करते हैं, कोड को राइट करते हैं बेस्ड ऑन द डिजाइन डॉक्यूमेंट्स, बिल्ड करना एक लॉगिन सिस्टम को, डैशबोर्ड को, फीचर्स फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। टेस्टिंग, जो सिस्टम है वो हम टेस्ट करते हैं, फाइंड करते हैं, बग्स को ढूंढते हैं, चेकिंग वेदर ऑल फीचर वर्क करेक्टली एंड इंश्योरिंग डेटा स्कोर, अगेन डिप्लॉयमेंट, देन मेंटेनेंस, डिप्लॉयमेंट यानी फिनिश करना प्रोजेक्ट को, डिलीवर कर देना क्लाइंट्स को के साथ, मेंटेनेंस को अपडेट करते रहना, बग्स फिक्स करते रहना। तो जो ये यूनिट 1 है इसके अंदर हमारे पास मेनली यही चीजें, यही स्टेप्स ज्यादातर रहते हैं, हर चीज के अंदर ये स्टेप है, यूजर रिक्वायरमेंट ये सब, तो इसको अच्छे से कर लेना। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वाटरफॉल मॉडल, जो फेजेस है वो कंप्लीटेड वन आफ्टर अनदर, नो ओवरलैप, जो चेंजेस है वो डिफिकल्ट है टू मेक वन द फेजेस फिनिश, रिक्वायर क्लियर एंड कंप्लीट रिक्वायरमेंट फ्रॉम द बिगिनिंग। तो वाटरफॉल मॉडल की क्या क्या रिक्वायरमेंट है कि जो फेजेस है वो एक के बाद एक कंप्लीट होता है, उसमें कोई ओवरलैप नहीं होता, जब तक आप एक फेज को आप कंप्लीट नहीं कर लेते आप दूसरे के अंदर मूव नहीं कर सकते। जो चेंजेस है वो डिफिकल्ट है, क्यों, क्योंकि अब आप दूसरे पे पहुंच गए, फिर आप तीसरे पे पहुंच गए, ठीक है, अब आप उसको फिनिश कर चुके हो, ठीक है, अब तीसरे से आप वापस नहीं जा सकते। ये क्या होता है वाटरफॉल मॉडल की एक डिसएडवांटेजेस है। रिक्वायर्स क्लियर एंड कंप्लीट रिक्वायरमेंट फ्रॉम द बिगनिंग, हमें एक क्लियर और कंप्लीट रिक्वायरमेंट हमें शुरुआत में ही चाहिए, हमें पूरा अंडरस्टैंड पहले ही कर लेना होगा कि हमसे क्लाइंट क्या चाह रहा है। एडवांटेजेस क्या है, सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड एंड यूज है, वेल स्ट्रक्चर्ड है, डिसिप्लिन अप्रोच है, और स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत अच्छे से काम करता है। डिसएडवांटेज क्या है, ये फ्लेक्सिबल नहीं है, हम मूव नहीं कर सकते बैक, पुअर फॉर लार्ज और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट, अगर प्रोजेक्ट जो है कॉम्प्लेक्स है तो उसके लिए बहुत बुरा साबित होता है। जो टेस्टिंग है वो लेट होती है इसमें, जो कि हमारे बग डिटेक्शन को डिले कर देता है। ठीक है, तो वाटरफॉल मॉडल देख लेते हैं। रिक्वायरमेंट्स होती है, फिर डिजाइन देखते हैं, फिर हम डिप्लॉय करते हैं, फिर उसको टेस्ट करते हैं, फिर डेवलपमेंट करते हैं।
टेस्ट करते हैं, डिप्लॉय करते हैं और मेंटेन करते हैं। यानी सबसे पहले हम इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं, उसके बाद इसके आर्किटेक्चर क्या होगा, हम क्या क्या उसमें यूज करेंगे, कौन से प्रोसेस यूज करेंगे, फिर डेवलपमेंट यानी एक्चुअल कोडिंग करते हैं, फिर उसको टेस्ट करते हैं फॉर बग्स के लिए, फिर डिप्लॉय कर देते हैं, यानी फाइनली हमारा यहाँ प्रोजेक्ट रेडी हो जाता है। फिर मेंटेनेंस यानी उसको अपडेशन करते रहते हैं। इंक्रीमेंटल प्रोसेस मॉडल। द इंक्रीमेंटल प्रोसेस मॉडल एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अप्रोच है जहाँ जो सिस्टम है वो डेवलप्ड और डिलीवर्ड एक स्मॉल मैनेजेबल पीसेस कॉल्ड इंक्रीमेंट्स। यानी इसके अंदर हम इंक्रीमेंट यूज करते हैं। इंक्रीमेंट यानी धीरे धीरे बढ़ना, ठीक है। ईच इंक्रीमेंट एड न्यू फीचर। हर एक इंक्रीमेंट क्या करता है, एक नए फीचर्स को, एक नई इंप्रूवमेंट को ऐड करता है जब तक हमारा पूरा सिस्टम कंप्लीट नहीं हो जाता। इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग द एंटायर सिस्टम एट वंस लाइक इन द वाटरफॉल मॉडल, दिस मॉडल डेवलप सॉफ्टवेयर इन स्टेप्स। यानी वाटरफॉल मॉडल में क्या करता है, वो एक पूरा स्टेप कंप्लीट कर लेते हैं, उसमें इन स्टेप्स को भी, इसमें क्या करते हैं, इन स्टेप्स को भी बांट देता है, ठीक है। हम धीरे धीरे एक एक स्टेप बाय स्टेप, एक मिनी स्टेप्स के साथ साथ इसमें हम आगे बढ़ते हैं। पेजेस कौन कौन से होते हैं इसमें भी, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, आइडेंटिफाई करते हैं क्या रिक्वायरमेंट है हमारी पहली इंक्रीमेंट की, डिजाइन करना, डेवलप करना, बिल्ड करना हमारे पहले इंक्रीमेंट को, टेस्ट करना इंक्रीमेंट को, फिर उस इंक्रीमेंट को डिलीवर करना यूजर्स के साथ, और फीडबैक लेना, यूजर फीडबैक फॉर द नेक्स्ट इंक्रीमेंट, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं। तो आप एक ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप बना रहे हो। इंक्रीमेंट 1 क्या हुआ, यूजर रजिस्ट्रेशन, लॉगिन एंड रेस्टोरेंट ब्राउजिंग, ठीक है। तो आपने इंक्रीमेंट 1 क्या किया, सबसे पहले हम क्या करते हैं, पूरे प्रोजेक्ट को बांट देते हैं, ठीक है। हमने इसको बांट दिया कि इंक्रीमेंट 1 ये हुआ, इंक्रीमेंट 2 ये हुआ, इंक्रीमेंट 3, इंक्रीमेंट 4, यानी फेजेस ये हुए। तो हम पहले जो पहला फेजेस के अंदर जितने स्टेप्स आता है उसको हम कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने बना लिया, ठीक है। इसको हमने इसकी इंफॉर्मेशन ले ली, ठीक है, गैदर कर लिया, डिजाइन कर ली, टेस्ट कर लिया, डिप्लॉय कर लिया। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको यूजर्स को दे देते हैं जितना हमने इंक्रीमेंट 1 बना लिया। और जो यूजर क्या करता है, जो भी क्लाइंट होता है वो हमें इसके बारे में फीडबैक दे देता है, ठीक है। अगर हमारा फीडबैक जो अच्छा होता है तो हम नेक्स्ट स्टेप पे मूव कर लेते हैं, नेक्स्ट इंक्रीमेंट पे मूव कर लेते हैं। नहीं तो अगर फीडबैक जो है अगर वो कुछ चेंजेस चाहता है तो हम यहीं पे इसको चेंज कर लेते हैं। तो ये फ्लेक्सिबल है। एडवांटेजेस देखते हैं। डिलीवर करता है वर्किंग सॉफ्टवेयर अर्ली इन द प्रोसेस, easier to manage and test smaller pieces, flexible है, good for project where requirement are expected to evolve. Disadvantages, require करता है good planning और design for future increments, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ इंक्रीमेंट कैन बिकम कॉम्प्लेक्स। अब एक एक स्टेप को बार बार मतलब आप पहले पूरा स्टेप कर रहे हो, फिर उसमें फीडबैक ले रहे हो, तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, प्लस टाइम भी थोड़ा लग सकता है। आइडियल नहीं है कि अगर रिक्वायरमेंट हमें नहीं पता हो तो हमें एक बार अच्छे से हमें रिक्वायरमेंट पता होगी तो हम इसको अच्छे से कर सकते हैं। अगर मतलब आधी अधूरी इन्फो है तो हमें ये वाला मॉडल यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका डायग्राम देख लेते हैं। रिक्वायरमेंट्स है, हमने इंक्रीमेंट 1 बनाया, डिजाइन किया, डेवलप किया, टेस्ट किया और इम्प्लीमेंट किया। दूसरा बिल्ड किया, इसको भी डिजाइन किया, डेवलप किया, टेस्ट किया, इम्प्लीमेंट किया, और ऐसे ही बाकी सारे भी हमने इसको बना दिए। तो हम क्या करते हैं, एक बार डिफरेंस देख लेते हैं वाटरफॉल मॉडल में और इंक्रीमेंटल मॉडल में, जिससे और आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अप्रोच, ये एक लीनियर अप्रोच यूज करता है, यानी एक पहला कंप्लीट हुआ फिर दूसरे पे पहुंचा। ये इटरेटिव अप्रोच यूज करता है, यानी ये क्या कर देता है, स्टेप बाय स्टेप बांट देता है, ठीक है। तो पहले वो ये वाला स्टेप कंप्लीट करता है, उसकी फीडबैक ले लेता है, फिर ये अगला मूव करता है, ठीक है। और लीनियर वाला क्या करता है, ये इस स्टेप को पहले कंप्लीट कर देता है, फिर नेक्स्ट पे मूव जाता है, कोई फीडबैक वगैरह कुछ नहीं लेता और अपने हिसाब से दूसरे स्टेप पे पहुंच जाता है, ना ही इसको हम रोल बैक कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी इसकी कम है, इसकी हाई है। रिस्क मैनेजमेंट, इसमें हम लेट डिटेक्ट करते हैं, इसमें हम पहले ही डिटेक्ट कर लेते हैं, हम हर एक स्टेप के एरर पहले ही डिटेक्ट कर लेते हैं। कस्टमर फीडबैक जब हम पूरा डिलीवर करते हैं उसके बाद ही मिलती है, हमें ईच इंक्रीमेंट में इसमें फीडबैक मिल जाती है। बेस्ट क्या है, स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए और ये कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के लिए, कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट है हमारे पास evolutionary process models. Evolutionary models are software development approaches that allow for iterative development and refinement of the software product. तो जो evolutionary model होते हैं ये ऐसी अप्रोचेस होती हैं जो अलाउ करती है हमें इटरेटिव डेवलपमेंट करने के लिए और रिफाइनमेंट करने के लिए सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की। जो ये प्रोसेस मॉडल होते हैं ये फोकस करते हैं सॉफ्टवेयर को स्टेप बाय स्टेप बनाने के लिए, रिफाइन करने के लिए, उसके ईच वर्जन को यूजर फीडबैक के हिसाब से। ये आइडियल होते हैं प्रोजेक्ट के लिए जहाँ रिक्वायरमेंट फुल्ली नोन एट द बिगिनिंग नहीं होती,
और आर एक्सपेक्टेड टू चेंज फ्रिक्वेंटली। तो ये क्या करता है, इसमें हम इंक्रीमेंट मॉडल, जो इटरेटिव मॉडल है वो हम यूज करते हैं, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, जो पहले हम 2 मॉडल पढ़े उसके अंदर हमें रिक्वायरमेंट गैदरिंग पहले ही चाहिए थी, हमें इंफॉर्मेशन जो थी हमको पहले ही फुल्ली चाहिए थी, हमें फुल्ली नॉन हो तभी वो जो है वो वर्क करेंगे। इसके अंदर जरूरी नहीं है हम बिगिनिंग के अंदर ही हमें सारी जानकारी मिल जाए, ठीक है। हम अपने जो चेंज है वो हम फ्रिक्वेंटली कर सकते हैं। इसमें जो मॉडल है वो ज्यादातर रैपिड प्रोटोटाइपिंग और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट पे ही वर्क करता है, अलाउ करता है डेवलपर को कि वो प्रोडक्ट को टाइमली बनाए और उसमें साथ साथ चेंजेस करे, जो भी चेंजेस आ रहे हैं। कौन कौन से होते हैं ये? स्पाइरल मॉडल। स्पाइरल मॉडल ये बैरी बोहेम ने इंट्रोड्यूस किया था। ये एक रिस्क ड्राइवन प्रोसेस है, यानी इसके अंदर हम रिस्क हमें पता लगता है मॉडल का। ये कंबाइन करता है एलिमेंट्स को, इटरेटिव डेवलपमेंट और ट्रेडिशनल वाटर मॉडल को, ठीक है। तो अभी हमने जो इससे पहले 2 मॉडल पढ़े थे उनके फीचर्स, उनके दोनों फीचर्स को ये मॉडल कंबाइन करता है। ये एक कंटिन्यूअस रिफाइनमेंट थ्रू रिपीटेड साइकिल्स और स्पाइरल्स, ईच एड्रेसिंग स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रक्चरल रिस्क। तो सबसे पहले यहाँ पे इसका डायग्राम होगा, डायग्राम देखते हैं, ठीक है। तो ये स्पाइरल दिख रहा है, तो ये क्या करता है, ये बार बार घूमता रहता है, यानी ये वाटरफॉल मॉडल और इटरेटिव दोनों के स्टेप्स लेता है। यानी जैसे हमने पहले ऑब्जेक्टिव्स देख लिया, जो जिस स्टेप के बारे में हमें पता चलना है उसको आइडेंटिफाई की, रिस्क कौन सी रिस्क होगी, ठीक है। हमने फिर डेवलप किया, उसको ठीक किया, रिव्यू किया, फिर हम दोबारा ये साइकिल शुरू कर देते हैं। तो ये क्या करता है, एक कंटिन्यूअस लूप बना देता है। ठीक है, अब इसके स्टेप देख लेते हैं। तो फेजेस क्या है? ऑब्जेक्टिव सेटिंग, ये ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन करता है अल्टरनेटिवली एंड कॉन्स्टेंट फॉर ईच इटरेशन। रिस्क असेसमेंट एंड रिडक्शन आइडेंटिफाई करता है जो भी रिस्क रिजॉल्व हो रही है। डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, डेवलप करता है और टेस्ट करता है सॉफ्टवेयर को। प्लानिंग फॉर नेक्स्ट इटरेशन, फिर नेक्स्ट इटरेशन को प्लान करता है, ठीक है। एग्जाम्पल, जैसे कि आप एक एडवांस हेल्थ केयर मैनेजमेंट सिस्टम बना रहे हो, आपका पहला स्पाइरल क्या हुआ, आपने बिल्ड किया और टेस्ट किया पेशेंट की रजिस्ट्रेशन मॉडल को। सेकंड स्पाइरल क्या हुआ, आपने अपॉइंटमेंट शेड्यूलिंग आफ्टर इवेल्युएटिंग रिस्क। कंटिन्यूअस स्पाइरल फॉर बिलिंग एंड प्रिस्क्रिप्शन एक्सेट्रा। एडवांटेजेस, रिस्क मैनेजमेंट को इफेक्टिवली आइडेंटिफाई कर लेता है, फ्लेक्सिबल है और कंटिन्यूसली हमें यूजर फीडबैक मिलता है। डिसएडवांटेजेस, कॉम्प्लेक्स हो जाता है, इसमें एक्सपर्टीज चाहिए होती है रिस्क मैनेजमेंट में, और इसके अंदर लीड टू स्कोप क्रीप इफ नॉट कंट्रोल, यानी ये लूप में भी जा सकता है। तो एक बार डायग्राम अच्छे से समझ लेते हैं। तो पहला सब्जेक्ट है ऑब्जेक्टिव डिटर्मिनेशन एंड आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव, जो भी सिचुएशन है। तो पहले समझ लेना कि क्या रिस्क हो सकता है, ठीक है। कि पहले तो प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, उसके बाद आइडेंटिफाई करना कि उसमें कौन सी रिस्क जनरेट हो सकती है, फिर डेवलप कर लेना और रिव्यू कर लेना। जैसे अब हमने हॉस्पिटल का देखा था, सबसे पहले अपने लॉगिन सिस्टम बनाया, तो एक स्पाइरल क्या करेगा, पहले इतना स्पाइरल क्या करेगा, ये 4 स्टेप करेगा, उसके बाद फीडबैक लेगा, अगर वो ठीक है तो वो आगे बढ़ जाएगा नेक्स्ट स्पाइरल के लिए, नहीं तो वो दोबारा इस स्पाइरल को दोबारा बनाएगा, ठीक है। तो ये होता है स्पाइरल मॉडल। कोकोमो मॉडल, कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल, इसकी फुल फॉर्म है। ये कॉस्ट एस्टिमेशन मॉडल है जो कि डेवलप बाय बैरी बोहेम, इसको भी इसी ने डेवलप किया था। ये एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिसमें वो एस्टिमेट करता है एफर्ट को, कॉस्ट को और शेड्यूल को, जो कि एसोसिएटेड विद द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट पेज। तो कोकोमो मॉडल क्या करता है, ये एस्टिमेट करता है कि क्या बजट हुआ, कितना टाइम हुआ, कितना कॉस्ट हुआ, ये सब कोकोमो मॉडल करता है। बेसिक कोकोमो क्या करता है, एक रफ एस्टिमेशन बता देता है बेस्ड ऑन लाइन ऑफ कोड, कि जितने लाइन्स ऑफ कोड है उसको देख के बेसिक कोकोमो मॉडल हमें एक रफ एस्टिमेशन दे देता है। इंटरमीडिएट में क्या करता है, ये इनकॉर्पोरेट्स कॉस्ट ड्राइवर लाइक प्रोडक्ट, हार्डवेयर, पर्सनल एंड प्रोजेक्ट एट्रीब्यूट, यानी बहुत सारी चीजों को इन्वॉल्व करता है और फिर एक एस्टिमेशन प्रोवाइड करता है, जैसे कि प्रोडक्ट का हार्डवेयर क्या है, प्रोजेक्ट के एट्रीब्यूट कौन कौन से मॉड्यूल्स है। डिटेल्ड कोकोमो ये फर्दर और रिफाइन करता है, यानी जो ईच मॉड्यूल्स होते हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक का भी एस्टिमेशन देता है। कोकोमो के प्रोजेक्ट कैटेगरीज कौन से होती हैं, ऑर्गेनिक, सेमी डिटैच एंड एम्बेडेड, ये आते हैं
ये 2.5 नंबर में आ सकता है और ये भी 2.5 नंबर में आ सकता है। ठीक है। स्मॉल सिंपल प्रोजेक्ट विथ स्मॉल टीम, यानी जो ऑर्गेनिक होता है उसके अंदर एक स्मॉल और एक सिंपल प्रोजेक्ट होता है और छोटी टीम होती है। पेरोल सॉफ्टवेयर। सेमी डिटैच मीडियम साइज प्रोजेक्ट विथ मिक्स एक्सपीरियंस, यानी मिड लेवल प्रोजेक्ट होता है और साथ साथ क्या होता है जो टीम होती है वो भी मतलब ऑर्गेनिक से तो ज्यादा ही होती है, लेकिन उसके उनके अंदर भी एक्सपीरियंस मिक्स होता है। एम्बेडेड लार्ज होता है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाना, रियल टाइम कॉन्स्टेंट बनाना, जैसे कि डिफेंस सिस्टम। एडवांटेजेस क्या है इसके, ये हेल्प करता है प्लान करने में, बजटिंग करने में, एक रियलिस्टिक एफर्ट को एस्टिमेट करता है, हम इसको वाइडली यूज करते हैं बेस्ड ऑन एक्चुअल प्रोजेक्ट डेटा। डिसएडवांटेजेस, एक्यूरेसी डिपेंड ऑन अर्ली साइज एस्टिमेट, यानी KLOC जिसको हम अभी आगे पढ़ेंगे, इस पर डिपेंड करती है। डजंट हैंडल मॉडर्न अगाइल मेथड्स वेल विदाउट एडजस्टमेंट, तो ये हैंडल नहीं कर पाता जो भी मॉडर्न अगाइल मेथड्स हैं। 6 फेजेस होते हैं इसके भी, प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट, सिस्टम डिजाइन, डिटेल डिजाइन, मॉड्यूल को टेस्ट, इंटीग्रेशन एंड टेस्ट, पोस्ट कंस्ट्रक्टिव मॉडल। तो प्लानिंग करता है, रिक्वायरमेंट को गैदर करता है, फिर उसको डिजाइनिंग करता है, कौन कौन से प्लानिंग करता है, कौन कौन से प्रोसेस यूज होंगे, फिर और डिटेल डिजाइनिंग में घुस जाता है कि और मतलब क्या कौन सा स्कीमा इसमें हम यूज कर रहे हैं, कौन सा प्रोसेस इसमें यूज कर रहे हैं, कौन सा एल्गो इसमें यूज कर रहे हैं। फिर हम टेस्टिंग करते हैं, फिर उसको हम डिप्लॉय करते हैं, फिर हम उसका पोस्ट कंस्ट्रक्टिव मॉडल निकालते हैं विथ फॉर्मूला यूज बाय दिस। फॉर बेसिक कोकोमो, जो एफर्ट अप्लाइड पर्सन मंथ्स E इक्वल टू A इंटू K log की पावर B, T डेव इक्वल टू C इंटू E D। ठीक है। पर्सन रिक्वायर्ड क्या होता है, दिस एफर्ट अपॉन में दिस टाइम, जहां पे जो हमारे पास E क्या था, एफर्ट अप्लाइड इन पर्सन मंथ, कि जो एक पर्सन उन्होंने महीने में कितना एफर्ट लगाया वो हुआ हमारे पास E। K log क्या हुआ, एक एस्टिमेटेड साइज हो गया सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट का, जो कि हमें बता रहा है कि कितनी लाइंस, किलो लाइंस ऑफ कोड कितने हैं। ठीक है। T डेव क्या है कि हमने कितना टाइम लगाया मंथ्स के अंदर। ABC क्या है, कॉन्स्टेंट्स है। तो ये एक फॉर्मूला है जो कि हम यूज करते हैं कैलकुलेट करने में। इसके लिए एक ये एग्जांपल देखते हैं। तो हमें ऑर्गेनिक में A की वैल्यू, B की वैल्यू, C की वैल्यू, कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू दे रखी है, ऑर्गेनिक दे रखा है, सेमी डिटैच, एम्बेडेड वैल्यूज दे रखी है। जो एफर्ट है वो मेजर करना हमें पर्सन मंथ्स में, जो भी ऊपर देखा था हमने। एंड एज एन एविडेंट फ्रॉम द फॉर्मूला इज डिपेंडेंट ऑन किलो लाइंस ऑफ कोड, यानी KLOC पे डिपेंडेंट है। जो डेवलपमेंट टाइम है वो मेजर इन मंथ्स। दिस फॉर्मूला आई यूज एज सच इन द बेसिक मॉडल कैलकुलेशन एज नॉट मच। ठीक है। तो ये अभी हमने जो ऊपर पढ़ा था, ये जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट और जो किलो वाला, इसी को यूज करके हम एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। हम ये वाली टेबल यूज करेंगे ऊपर। सपोज जो बेसिक प्रोजेक्ट है वो 400 किलो का, ये हमें गिवन है। ठीक है। तो हमें कैलकुलेट करना है एफर्ट और टाइम। हमें तीनों मोड्स के लिए, कौन कौन से मोड्स के लिए, ऑर्गेनिक मोड्स के लिए, सेमी डिटैच मोड्स के लिए और इमेडेड मोड्स के लिए हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है। तो हम सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो ऑर्गेनिक मोड के लिए एफर्ट क्या हुआ, तो फॉर्मूला देखते हैं। ठीक है। तो हमारे पास E का फॉर्मूला क्या था, ठीक है, हमारे पास E की वैल्यू थी A इंटू K log, अब भी हमें ये यहीं यहां लगाना है। ठीक है। तो E की वैल्यू हो गई K इंटू A इंटू K log की पावर B। ठीक है। तो हम ऑर्गेनिक के लिए लगाएंगे। ऑर्गेनिक के लिए A की वैल्यू क्या है, टेबल में देखते हैं। ऑर्गेनिक के लिए A की वैल्यू 2.4 है और B की वैल्यू 1.05 है। ठीक है। तो हमने फॉर्मूला लगाया, A की वैल्यू 2.0, A में K log हमें 400 गिवन था की पावर 1.05 और हमने इसका आंसर पर्सन मंथ निकाल लिया। अब हम टाइम निकालेंगे। टाइम की क्या थी, C इंटू E जो एस्टिमेट किया था, साथ में D। ये दोनों कॉन्स्टेंट्स भी हमें ऊपर टेबल में गिवन है। 2.5 इंटू C इंटू D, 2.5 इंटू E इंटू ये D था हमारे पास, तो ये हमारे पास मंथ्स में आ गई टाइमिंग। ऐसे हमने एफर्ट और ये सेमी डिटैच के लिए निकाल लिया, फिर हमने एम्बेडेड मोड के लिए निकाल लिया। ठीक है। और अगर हमें यहाँ तो हमें एफर्ट और टाइम निकालने के लिए दिया था। ठीक है। अगर हमें
पर्सन रिक्वायर्ड निकालना होता तो हम क्या करते हैं, एफर्ट अपॉन में टाइम कर देते, यानी जो हमने यहाँ ये एफर्ट निकाला है और ये जो टाइम निकाला है, ये एफर्ट था 1295 ऑर्गेनिक के लिए, ठीक है, और टाइम क्या था हमारे पास 38, तो ये हो जाएगा 1295 अपॉन में 38, इसको डिवाइड करके जो भी आंसर आएगा वो हमारा सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट है हमारे पास यूएमएल डायग्राम, जो हमने अभी इससे पहले पढ़ा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली क्वेश्चन आते ही हैं इस पे। यूएमएल डायग्राम देखते हैं। यूज केस डायग्राम, पर्पस क्या है, ये शो करता है इंटरेक्शन बिटवीन एक यूजर और सिस्टम की, कि जो व्हाट द सिस्टम डज, सिस्टम क्या कर रहा है एक यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ये इंक्लूड क्या करता है, यूजर सिस्टम यानी एक्टर्स, और यूज केसेस जैसे कि फंक्शंस। एग्जांपल, एक ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम में एक्टर्स क्या है, कस्टमर और एडमिन। यूज केसेस क्या है, लॉग इन, सर्च प्रोडक्ट, प्लेस ऑर्डर, मेक पेमेंट। ये हेल्प करता है हमें आइडेंटिफाई करने में सिस्टम की फंक्शनैलिटी और कौन उनको यूज करता है। तो जो यूज केस डायग्राम है इसके अंदर ये हमें एक यूजर और सिस्टम के इंटरेक्शन के बारे में बताता है कि एक यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सिस्टम जो है वो क्या कर रहा है, ठीक है। जैसे कि कस्टमर हो गए, एडमिन हो गए, और हम क्या यूज कर रहे हैं इसमें, लॉग इन, सर्च प्रोडक्ट, प्लेस ऑर्डर या पेमेंट के मॉड्यूल्स को। ये हमें सिस्टम को आइडेंटिफाई करने में, उसकी फंक्शनैलिटीज को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है और कौन उनको यूज कर रहे हैं। क्लास डायग्राम डिस्क्राइब करता है स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम बाय शोइंग इट्स क्लासेस, एट्रीब्यूट्स, मेथड एंड रिलेशनशिप बिटवीन क्लासेस। तो ये क्या होता है, ये थोड़ा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस होता है, ठीक है। ये क्लासेस को यूज करता है, इनहेरिटेंस, एसोसिएशन, मल्टीप्लिसिटीज इसके अंदर इंक्लूडेड होती है। एग्जांपल, जैसे हमने क्लास स्टूडेंट की क्लास बनाई, उसमें हमने एट्रीब्यूट डाल दिए, नेम हो गया, एज हो गया, उसमें मेथड कौन कौन से डाल दिए, रजिस्टर एंड अटेंड क्लास। क्लास कोर्स हो गई, इसमें रिलेशनशिप कौन कौन से हो सकता है, एक स्टूडेंट एनरोल इन अ कोर्स। तो ये क्या हुआ, एक क्लास डायग्राम हुआ जो कि हमें क्लास के बेस पे हमें सिस्टम के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करती है। ये बैकबोन है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन का। सीक्वेंस डायग्राम तो शो करता है कि कैसे जो ऑब्जेक्ट है वो इंटरेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ सिक्वेंसली ओवर टाइम। इंक्लूड्स लाइफलाइन ऑब्जेक्ट, मैसेजेस, मेथड कॉल्स, एक्टिवेशन बार। एग्जांपल, यूजर, लॉगिन पेज, ऑथोरेटिव सिस्टम, डेटाबेस, सीक्वेंस, एंटर क्रेडेंशियल, वैलिडेट एंड ग्रांट एक्सेस, ठीक है। तो जैसे एक सीक्वेंस वाइज एक जो वर्क है, जो प्रोसेस है, उसको ऑब्जेक्ट वाइज शो करता है। जैसे कि लॉगिन पेज है, ठीक है, आपने उसको ऑथेंटिकेट किया, वहां से डेटाबेस हमको मिला, आगे और भी जो भी है। तो ये सीक्वेंस जो होता है, ये हमें सीक्वेंस डायग्राम, जो ईच ऑब्जेक्ट है, जो ईच प्रोसेस जो वर्क हो रहा है, ये हमें सीक्वेंशियल डायग्राम बताता है। ये हमें हेल्प करता है विजुलाइज करने में कि लॉजिक क्या फ्लो हो रहा है, क्या यूज हो रहा है इसके अंदर। ये एक एक स्टेप को हमें एक ऑब्जेक्ट की तरह हमें बताता है एक सीक्वेंस वे में कि कैसे स्ट्रक्चर्ड हो रहा है हमारा प्रोग्राम। एक्टिविटी डायग्राम रिप्रेजेंट करता है फ्लो ऑफ कंट्रोल और डेटा फ्रॉम वन एक्टिविटी टू अनदर। इंक्लूड स्टार्ट एंड पॉइंट्स, डिसीजन, एक्शन, फ्लो, एरो। एग्जांपल, इसमें ऑर्डर प्रोसेस, स्टार्ट किया हमने, एड टू कार्ट किया, एड्रेस डाला, पेमेंट करी, ऑर्डर कंफर्म, एंड। तो ये हमें एक एक्टिविटी बताता है एक स्टार्ट से लेके एंड तक कि क्या क्या प्रोसेस हुआ। सिमिलर है ये एक फ्लो चार्ट से, ठीक है, वर्क फ्लो से, बिजनेस प्रोसेसेस से। स्टेट मशीन डायग्राम डिस्क्राइब करता है स्टेट्स ऑब्जेक्ट की, कैसे ट्रांजिशन हो रहा है एक स्टेट से अनदर पे बेस्ड ऑन इवेंट्स। इंक्लूड करता है स्टेट्स को, इवेंट्स को, ट्रांजिशंस को। एग्जांपल, ऑर्डर स्टेट्स, न्यू ऑर्डर, पेमेंट पेंडिंग, पेड, शिप्ड, डिलीवर्ड, क्लोज्ड, ठीक है। तो ये डिस्क्राइब करता है ऑब्जेक्ट के स्टेट को, एक ट्रांजिशन बोलता है कि कैसे एक स्टेप दूसरे स्टेप पे कैसे ट्रांसलेट हो रहा है, कैसे ट्रांसफर हो रहा है। कंपोनेंट डायग्राम, ये फिजिकल कंपोनेंट या मॉड्यूल्स ऑफ सिस्टम और उनकी डिपेंडेंसी को शो करता है। इन कंपोनेंट्स को इंक्लूड करता है, इंटरफेसेस और डिपेंडेंसीज को इंक्लूड करता है। जैसे कि एक लाइब्रेरी सिस्टम में यूआई मॉडल क्या हुआ, डेटाबेस, ऑथेंटिकेशन सर्विस, बुक मैनेजमेंट, ये उसके कंपोनेंट्स हुए। तो ये हेल्प करता है फिजिकल स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने में।
तो समरी टाइप देख लेते हैं। यूज केस में यूजर इंटरेक्शन होता है, कस्टमर ने एक ऑर्डर को प्लेस किया। क्लास डायग्राम, सिस्टम स्ट्रक्चर, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट के बीच में सिस्टम स्ट्रक्चर को हमें बताता है। स्टूडेंट, कोर्स, टीचर एग्जाम्पल। सीक्वेंस डायग्राम, ऑब्जेक्ट इंटरेक्शन होती है। लॉगिन फ्लो, एक्टिविटी डायग्राम, वर्क फ्लो, लॉजिक फ्लो, ऑर्डर प्रोसेसिंग स्टेप। स्टेट मशीन डायग्राम, ऑब्जेक्ट का बिहेवियर ओवर स्टेट क्या होता है, ट्रांजिशन क्या हो रही होती है, न्यू ऑर्डर, न्यू पे, डिलीवर्ड। कंपोनेंट डायग्राम, सिस्टम मॉड्यूल और उसकी डिपेंडेंसी क्या है, ऑथेंटिकेशन, पेमेंट, यूआई मॉड्यूल्स। तो एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। हमें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड एसआरएस बताना है। कंप्लीट होना चाहिए, कंप्लीट रिक्वायरमेंट होनी चाहिए स्पेसिफिकेशन की, कंसिस्टेंट होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, मॉडिफाइबल होना चाहिए, रैंक्ड होना चाहिए। 5 पॉइंट काफी है। एक्सप्लेन करना है हमें कोकोमो कोर्स एस्टिमेशन मॉडल, परफॉर्म अ बेसिक कोकोमो कैलकुलेशन फॉर अ प्रोजेक्ट विद गिवन साइज, हमें 15K लोग दे रखा है। यूजिंग द इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल, हमें इंटरमीडिएट कोकोमो मॉडल यूज करना है। कैलकुलेट करना है एफर्ट इन पर्सन इन मंथ्स, एज्यूम कर सकते हैं हम हाई कॉम्प्लेक्सिटी है हमारी, ठीक है। तो जो ऊपर हमने टेबल बनाई थी उसी में से हमें वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हमने कोकोमो को समझाया है, यहाँ पे ये मैं समझा चुकी हूँ कि 3 लेवल होते हैं, बेसिक, इंटरमीडिएट, डिटेल। फॉर्मूला भी बताया था अभी जस्ट, E इक्वल टू A इंटू के लॉग B इंटू EAF गिवन के लॉग इंटू 15 कॉम्प्लेक्स हाइट। जब हमें कॉम्प्लेक्स गिवन होता है तो हमें EAF के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो हमने कॉन्स्टेंट्स टेबल से लेने पड़ेंगे। A की वैल्यू 3.0, B की वैल्यू 1.12, EF हमें गिवन है। हमने एफर्ट निकाला 3 इंटू के लॉग की पावर B इंटू 1.15, EAF जो कि कॉम्प्लेक्स हमें गिवन होता है उसको हमें मल्टीप्लीकेशन करना होता है। तो हमारे पास पर्सन इन मंथ्स में वैल्यू आ जाएगी।